Assalamualaikum ji, good morning. Hopefully it's a good morning for everybody who is watching us. Because it was a really eventful weekend. बहुत कुछ हुआ और बहुत सारी खबरें आप देखते ही रहे हैं, हमने भी आपको अपडेट्स देनी है, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामले में क्या पेशरफ्त है, क्या ताज़ा तरीन है, उस पर भी बात करेंगे। तो जरा डिटेल में बात होगी। पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब पे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मुरीदके में और पुलिस ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और जो धरना एहतजाज वगैरह जारी था वो खत्म हो गया है। और अच्छी बात यह है कि सड़क के दोनों अतराफ क्लियर हो गए मामलात और अब लोगों की जिंदगी मामूल पे आएगी, लोग भी सुख का सांस लेंगे। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में इससे पहले ही मामूलाते जिंदगी बहाल हो गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज इनफैक्ट वी वर ऑल गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम पीपल हु वर ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद और बड़े ये एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या हम जाएं ना जाएं, क्योंकि खबरें कुछ खास निकल भी नहीं रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कुछ नज़र आ रहा था। सो पीपल वर वेरी कंसर्न्ड वेदर वी शुड बी ट्रैवलिंग और नॉट। वेल, अब हम ये कह सकते हैं कि प्लीज़ डू ट्रैवल इफ़ यू वांट टू ट्रैवल बिकॉज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अच्छा, ये तो हमारे अंडर कंट्रोल। सो मुरीदके में भी यही इत्तलात हैं कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, IG पंजाब ने खुद इसकी निगरानी की है और अब हालात मामूल पर आ गए हैं। There you go। और कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। These were the latest visuals that you just saw। इसके अलावा आपको बताएं कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों पर मुल्क भर में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और हर तरफ से एक ही आवाज़ सुनी जा रही है कि अफगान अवाम की 40 साल तक मेहमान नवाजी का पाकिस्तान को आज ये सिला मिल रहा है। ये सवाल जेन्युइन है और ये सवाल डेफिनेटली उठता है। और इस पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं मुसलमान भाई और हमसाए भाई समझकर, जिन पर मेहरबानियाँ की, जिन पर एहसानात किए, आज पाकिस्तान उनके ही शर से महफूज नहीं। ये This is a question, this is a debate, this is a talk that is happening all over। और अब गवर्नमेंट की तरफ से यह ऐलान भी किया गया है कि जो भी पाकिस्तानी शहरी किसी भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी को दुकान, घर किराए पे देगा या फिर मुलाजमत पे रखेगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उसको भी शरीके जुर्म तसव्वुर किया जाएगा भाई। लेकिन हम शाबाश देना चाहेंगे और सलाम पेश करेंगे पाक फौज के जवानों को और शहदा का भी हम जिक्र करेंगे, खिराज तहसीन पेश करेंगे कि हमारी पाक अफवाज की बहादुरी और पेशा वाराना सलाहियतों, दिफाई सलाहियतों ने भारत का जो हाल किया था वो तो दुनिया ने फिर देखा। लेकिन अब अफगान तालिबान रजीम और फितना और खवारिज का नेक्सस भी, इसका हशर भी हमने देख लिया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, प्रिसाइज कार्रवाई की हैं और ये भी मलूज़े खातिर रखा गया कि कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। अच्छा, उसके अलावा फिर इस तरह की कार्रवाई और उसकी जरा डिटेल में अगर हम आपको बताएं तो खारिज की पनागाहों, उनके ट्रेनिंग कैंप्स और उनके मराकज़ को भी जो है खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। एब्सोल्युटली। आपको ये भी बता दें कि 200 से ज्यादा तालिबान एहलकार और फितना ख्वारिज के दहशत गर्दों उन कार्रवाइयों में मारे गए हैं। इन सारी कार्रवाइयों में ये फिगर जो है सामने आया है 200 और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। कार्रवाइयों के दौरान पाक अफवाज ने इस बात को यकीनी बनाया कि अफगान अवाम को कोई नुकसान ना पहुंचे। नाउ दिस इज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वरना तो एक तरीक़ेकार होता है जो हम दुनिया में देख रहे हैं, जो फ़लस्तीन और आपको पता है वहाँ तो हम देख रहे हैं कि आंखें बंद करके बस मारते चले जाओ। वी आर नॉट लाइक दैट, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल और वही पाकिस्तान फौज ने भी और हमारे वतन की सरहदों की हिफाजत करते हुए हमारे 23 जवान शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया। इस तनाज़े की खबर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुँच गई है। उनका कहना है कि सुना है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है, इन्हें उसे वापस आकर देखना होगा, फिर एक और कोशिश करेंगे क्योंकि वो जंगे हल कराने में अब माहिर हो गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज ने दो टोक अंदाज में बता दिया है कि अफगान सरजमीन के दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनफ इज़ इनफ रियली। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक चौकस मुसल्लह अफवाज ने पूरी अफगान सरहद पर हमले को फैसला कुन तौर पर पसपा कर दिया। जवाबी कार्रवाई में तालिबान एहलकार और इनके साथी खवारिज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। तालिबान के कैंपों, चौकियों, तरबियती मराकज़ पर छापे भी मारे गए हैं, पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाइयों में सरहद के साथ साथ तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह हुए हैं। जवाबी कार्रवाई के दौरान अफगान सरहद पर दुश्मन की 21 चौकियों को वक्ती तौर पर हमने कब्जे में ले लिया बात है। तो यह है कि अब अफगान तालिबान रजीम जो है उनको भी थोड़ा सा अपने ही मुल्क को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है कि किसी और मुल्क को, इर्द गिर्द के मुल्कों को जिसमें हम हैं, ईरान है,
उनको नुकसान ना पहुंचे, तो लिहाजा इनको भी अब कुछ काम करना पड़ेगा। पाक फौज पर हमलों में ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बड़ी अहम थी कि अफगानिस्तान में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी ए से लेकर जी तक तमाम इकसाम आपको मिल जाएंगी। मतलब एक और उमर चीमा का शायद कमेंट था, सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, कि उन्होंने कहा दहशतगर्दों की अक़वाम मुत्तहिदा बनाए बैठे हैं ये लोग इस मतलब कि हर नेशनैलिटी, हर जगह से, हर किस्म, जहां से ये एक हर ज़ाविये, हर शक्लो सूरत, हर रंगो नस्ल का दहशतगर्द आपको अफगानिस्तान में मिले। तो आप सोच ही लें कि वो एक टिपिकल जो एक अगर इसको माइंडसेट का या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वैसे तो 1000 किस्म के नाम है, वो सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ दैट बन जाता है। पाक फौज पर हमलों में मुलव्विस तरबियती कैंपों को भी नाकारा बना दिया गया है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। अफगान तालिबान की पोस्टें जो भी थी, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्द की बुनियादी ढांचा भी तबाह कर दिया गया है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जुमे को पेशावर में सहाफ़ियों से बातचीत में साफ कहा था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से क्या शिकायत है। अब एग्जैक्टली क्या उनका कहना था, देखें। अफगानिस्तान से हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। वी हैव हिस्टोरिकल कनेक्शंस, कल्चरल कनेक्शन। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से ज़्यादा मिलियंस ऑफ अफगान्स को यहाँ पे मेहमान नवाजी भी की है एट डिफरेंट टाइम्स। हम अफगान हुकूमत से सिर्फ एक बात करते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। बाकी हमारा उनसे ताल्लुक है, ट्रेड है, आज भी चल रहा है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा अंगूर अड्डा के ऊपर जो सा एक और ओपनिंग जो सी ऑपरेशनलाइज हुई है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी चलता है, वहाँ से लोग जो से हैं अभी भी इलाज के लिए इधर आते हैं। तो हम तो उनसे सिर्फ एक इंतहाई फेयर, इंतहाई जायज़ बात करते हैं कि आपने अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनकी आमाजगाह ना बनने दें। Is it wrong to ask? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right. और उसके लिए हम उन्हें एंगेज भी करते हैं एट मल्टीपल लेवल्स। आपके वजीर खारजा वहां नहीं गए काबुल में कुछ अर्सा पहले, आपके वजीर दफा नहीं जा चुके, आपकी डिप्लोमेटिक लेवल पे, यूनिलैटरल लेवल पे भी, मल्टीलैटरल लेवल पे मुख्तलिफ फोरम्स पे बातचीत की जाती है। यस, वी डू एंगेज देम एंड वी क्लियरली कम्युनिकेट एंड वी पुट द एविडेंस कि ये आपके पास वहाँ पे लीडर्स हैं, ये उनके खारजियों के सहूलतकार हैं जो मौजूद हैं, ये आपके मराकिज़ हैं जो वहाँ मौजूद हैं। तो यस वी एंगेज, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू वॉट एवर इज नेसेसरी। इसमें हमें कोई शक नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संगीन इश्तियाल तालिबान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान पेश आया। ये जो इश्तियाल अंगेज़ी का वाक़या था जो खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ISPR ने भी कहा है कि तालिबान हुकूमत फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल खवारिज और दाइश के खात्मे के लिए फौरी और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के अहदाफ को मुसलसल बेअसर करके अपने अवाम के दिफा का हक इस्तेमाल करता रहेगा। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि ये वाक़या सबूत है कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को मुकम्मल सहूलत फराहम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ज़राए के मुताबिक तालिबान का दुरानी कैंप जो है वो 2 मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। 50 से ज़्यादा तालिबान और खारिज के हलाक होने की इतलात भी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया है कि ऐसे कैंप तबाह किए गए हैं जहां से पाकिस्तान के खिलाफ हमले होते थे। इसमें जो पोस्ट भी कैप्चर हुई हैं जहां पे आपने देखा कि अलोंग द बॉर्डर ये 21 हॉस्टाइल पोजीशन थी अफगान साइड ऑफ द बॉर्डर, जिनको
जो है वो वक्ती तौर पे कैप्चर करके वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स को एलिमिनेट किया गया और पाकिस्तान का झंडा वहां लहराया गया। ये वो तमाम कैंप्स हैं जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ हमले जो हैं वो प्लान किए जाते थे, वहां से दहशतगर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान में भेजा जाता था और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के दिफा को ये वहां से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। देखिए, ये जो अफगान गवर्नमेंट है ये बिल्कुल अफगानिस्तान के अवाम की विल को रिप्रेजेंट नहीं करती। इनसे पूछे कि वहां पे अवाम को क्या हकूक हासिल है, क्या खवातीन को वहां पे एजुकेशन का राइट हासिल है, क्या हेल्थ फैसिलिटीज हासिल है। ये अफगान गवर्नमेंट जो तालिबान की गवर्नमेंट है, ये तालिबान गवर्नमेंट ने लोगों को वहां पे बेसिक राइट्स जो है उनके डिनाई किए हैं और इसीलिए आपको नजर आएगा कि इनके अपने अवाम ये तालिबान गवर्नमेंट के साथ इसमें नहीं खड़े। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर भी ख्वारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेज़ी के जवाब में टाली पोस्ट और दीगर पोस्टों को भी टारगेट किया गया और हमने काफ़ी पोस्टों पर इनकी चौकियों पर अपने परचम भी लहराए और उनको आर्जी तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान तालिबान की 30 से ज़ायद पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है। अफगान तालिबान लाशें गिरफ्तार छोड़कर वहाँ से भागे हैं और ये सिर्फ वो नहीं है, दावे नहीं हैं, इनके विजुअल्स हैं, इनका दस्तावेजी सबूत पूरी दुनिया के सामने अब आ चुका है। आपको पता है दुनिया का ये हाल है, इंटरनेशनल और सोशल मीडिया सब जगह पाकिस्तान ने ये शेयर किया है, दिखाया। तो मतलब वी आर एट अ स्टेज इन द वर्ल्ड के जब तक विजुअल प्रूफ ना हो बात टू बी ऑनेस्ट मानी भी नहीं जाती। तो एवरीबडी मेक्स श्योर कि वो नजर जरूर आए कि एक्चुअली वहां किया गया है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमने देखी ली डिटेल। सेनेटर राना सनाउल्लाह हमारे साथ है, मुशीर वजीर आज़म बराए सियासी अमूर है। सेनेटर साहब, राना साहब, सबसे पहले तो अफगान तालिबान रजीम और वहाँ मौजूद दहशत गर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है बिकॉज इट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल। अब हमारा मकसद फौरी तौर पर यह होना चाहिए कि ये यकीनी बनाया जाए कि वहाँ से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों की कैपेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ना बचे। तो क्या इसके लिए किसी तीसरे मुल्क या आलमी ताकत को दखल अंदाजी करना पड़ेगी या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो खुद इससे डील कर लेगा, नो प्रॉब्लम? नहीं, देखें, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया गया है। वो कमीन गाहें जहाँ से दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल करते थे, असला हासिल करते थे और वहाँ से अपनी तैयारी करके जो है वो फिर यानी फायर के कवर में जो कि कल इस कार्रवाई की वजह बना है, तो उस कवर में जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होते थे और दाखिल होने के बाद जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जिसमें हमारे अफसर, हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। हमने बड़ा नुकसान उठाया है इसमें और काफ़ी देर तक इस बारे में बार बार अफ़गान हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई है, उनको ये बावर करवाया गया है कि ये आपकी जो ज़मीन है ये हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है और आपका इस बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी और जो कतर मुआहदा हुआ है उसमें भी आपने ये बात जो है वो तय की हुई है कि आपकी ज़मीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। और इंडिया जो है उसकी राह एजेंसी जो है वो पूरी तरह से वहाँ पे मुलव्वस है। तो जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर उन कमीन गाहों को, उन सेफ हेवन्स को खामोश कर दिया गया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि वहाँ से अब इस किस्म की दहशतगर्दी के लिए कार्रवाइयाँ करने वाले जो है वो ना वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे, ना वहाँ पे तैयारी कर सकेंगे और ना ही वो पाकिस्तान की हदूद में जो है वो दाखिल हो सकेंगे। अगर कोई बचा कुचा कोई कमीन गाह अगर कोई रह गई है तो उसको भी तलाश किया जाएगा और उसको भी इसी तरह से तबाह किया जाएगा, खामोश किया जाएगा। इस बात को अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और मुसल्लह फ़ौज ने ये जो है ये फ़ैसला किया है कि हम किसी के ख़िलाफ़ अग्रेशन में तो यकीन ही नहीं रखते, लेकिन
हमारे ख़िलाफ़ जहाँ से दहशत गर्दी होगी उस जगह को, उस कमीनगाह को जो है वो खामोश कर दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सर, जो हमले हुए हैं और आपने कहा कि अब जो भी कार्रवाई होगी हम उसको ख़ुद हैंडल करेंगे, अगर वहाँ से हम पे हमले हुए तो हम उनके ठिकानों को तबाह करेंगे। ये हमले ज़ाहिर है हमारे लिए सरप्राइज़ तो नहीं है, पहले भी पाकिस्तान में इतने अरसे इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन इन वाक़यात की टाइमिंग पर ज़रूर सवाल उठ रहा है। आपकी नज़र में ये जो कोशिश की गई है, ये जो सारी एपिसोड हुई है, ये इस वक्त में क्यों की गई है? देखिए, इसमें ये है कि इस बारे में फ़ैसला तो हो चुका था, लेकिन फ़ैसला यही था कि बार बार उनको जो है वो वार्न किया गया, और आखिरी वार्निंग जो है ये कोई तकरीबन 3 हफ्ते कबल आपके इल्म में होगा कि जब बन्नू में हमने बहुत बड़ा जो है वो सदमा उठाया और कोई 30 के करीब जो है हमारे जवान और हमारे अफसर जो है वो शहीद हुए। वहाँ पे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों जो है वो उन जनाज़ों में शिरकत के लिए वहाँ पे गए थे। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो है ये 2 टोक अंदाज में वज़ीर आज़म ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि भाई अब आप फ़ैसला कर लें, अब हम एनफ इज़ एनफ, अब आप फ़ैसला करें कि आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आप दोनों में से या फितना हिंदुस्तान को आप वहाँ पे जगह दें या फिर पाकिस्तान को। तो उसके बाद फिर ये फ़ैसला था कि अब जब भी वो दोबारा जो है वो ये हरकत करेंगे कि जो वो दहशतगर्दों की तश्कीलें हैं, जो जिस वो तरतीब से लोग आते हैं, कि अब जब भी इस किस्म की दरअंदाज़ी जो है वो करने के लिए जो है वो फायरिंग होगी तो उसका जवाब जो है वो फिर भरपूर अंदाज से जो है वो दिया जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने ये हरकत जो है ये कल उन्होंने की, और जब उन्होंने फिर ये की हरकत तो उसका जवाब तैयार था, तो उसका फिर जवाब जो है वो भरपूर दिया गया। ये भरपूर जवाब जो है ये फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो ज़रबे कारी पॉलिसी है। उन्होंने जो है वो पूरी डोज फिर जो है ना वो पूरी दी है। तो इससे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। गॉट इट। राना साहब, अब ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी गई है, जो कि बड़ी ज़रूरी है इस वक्त। जाहिर है कि इस मौके पर सबका एक पेज पर आना इज़ इम्पेरेटिव। इसका तरीका क्या होगा आपके ख्याल में? क्या हुकूमत, पार्लियामेंट या किसी और फोरम से कोई डायलॉग या मुआहदे की बुनियाद रखेगी? देखिए, जो मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की है, अस्करी क़यादत ने की है, क्योंकि जिस दिन वज़ीर आज़म ये बात बयान फरमा रहे थे तो अस्करी क़यादत सारी उनके साथ बैठी थी यौम आज़ादी पे। तो इसका तरीक़ाकार तो टेबल है, टेबल पे सब लोग बैठेंगे, सर जोड़ के बैठेंगे। PMLN की क़यादत और PMLN के कायद ने तो 21 अक्टूबर 2023 को ये बात बड़े वसूख से कही थी कि इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। तो उसी की एक अमली शक्ल जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की शक्ल में दी है, और उन्होंने ऑफ़र किया है कि आएँ, बैठें, डायलॉग करें। हम तमाम इश्यूज़ को, वो पॉलिटिकल हों, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हों, वो इकनॉमिक हों, उन सब के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, बात की जाएगी, और एक कौमी कंसेंसस, जो नेशनल कंसेंसस है वो पैदा किया जाएगा, और वही इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद होगा। चलिए, वो तो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि तहरीक इंसाफ का नाम लेकर आपने ही वाज़ेह किया कि इनका सियासी मुस्तक़बिल आज की हुकूमत और रियासत के साथ खड़े होने से ही जुड़ा हुआ है।
लेकिन अब जो वहाँ पार्टी के नए नामजद वज़ीर आला हैं सर, उनके बारे में कुछ अलग तासुर है, सो उन्हें लाया गया, तो कैसे आप लोग परसीव करेंगे इसे? रियासत मुखालिफ इशारा समझेंगे क्या इसे? देखिए, जो आज का दिन है, जो रात जो कार्रवाई हुई है, जिसमें उन दहशतगर्दों को कारी ज़रब लगाई गई है जो पिछले 20-25 साल से जो है वो हमारे जवानों को, हमारे शहरियों को, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोगों को जो है वो शहीद कर रहे हैं। जो शहीदों का खून है उसका हिसाब चुकाने का जो है वो अब इरादा किया है रियासत ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। तो अब इस घड़ी में अगर कोई साथ खड़ा नहीं होता तो फिर उसको मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर उसको मैं नहीं समझता कि फिर पाकिस्तान में रहने का या पाकिस्तान पे हक जताने का कोई हक हासिल है। तो और जो खड़ा होगा तो बिल्कुल उसके इस जज्बे को जो है वो सराहा जाएगा। इसलिए पीटीआई के लिए बड़ा मौका है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो, पाकिस्तान के शोहदा के खून के हिसाब को चुकाने में जो है वो खड़ी हो और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हो। तो इससे मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पॉजिटिव तासर उनके मतलब जो है वो जाएगा। और जहाँ तक नए चीफ मिनिस्टर का मामला है, तो नए चीफ मिनिस्टर साहब को ये बात कहनी चाहिए, चीफ मिनिस्ट्री का ओथ लेने से पहले भी कहनी चाहिए, बाद में भी कहनी चाहिए कि मैं इस हद तक इस मामले में जो है वो मैं अपनी रियासत के, अपने मुल्क के साथ हूँ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ हूँ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो शोहदा हैं उनके खून का हिसाब जो है वो चुकाया जा रहा है, मैं उसमें उसके साथ हूँ। और पीटीआई के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि क्या वजह है कि वो शोहदा के जनाज़ों में शिरकत नहीं करते, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी लोग अवाम जो है वो नोट कर रहे हैं। तो अगर वो अपने इस इम्प्रेशन को बेहतर करते हैं तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उनके लिए सियासत में भी बेहतरी आएगी, उनके लिए जो है वो दूसरे मामलात में भी जो है एक मुस्बत रास्ता जो है वो आगे निकलेगा। शुक्रिया आपका। राणा साहब, थैंक यू। और अब हुकूमत ने भी फैसला किया कि दुनिया में मुल्कों की ज़रूरतें जैसी होती हैं, पाक अफगान सरहद को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा और होना भी ऐसे चाहिए, मतलब हमेशा से ऐसा होना चाहिए था। अच्छा जी, इसमें मजीद हम बात करेंगे, लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। अच्छा जी, गज़ा अमन मुआहदे के बारे में अपडेट ये है कि वहाँ इजराइल में फ़लस्तीनी जो कैदी हैं वो बसों में सवार हो रहे हैं और दूसरी तरफ से रेड क्रॉस की गाड़ियाँ भी पहुँच गई हैं और 20 इजरायली यरगमालियों के बदले तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी हैं, उनकी रिहाई अमल में लाई जा रही है और किसी भी वक्त इस सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा, वो इलाका क्रॉस कर इस दिन का कितना इंतजार था, तो लिहाजा इंशाल्लाह ये हो जाए। बट एज वी स्पीक ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया और ख़ासतौर पे क्योंकि गज़ा में क़याम अमन के लिए आज का दिन इंतहाई अहम जो है वो बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के लिए समझा जा रहा है। रेड क्रॉस की गाड़ियाँ जो हैं वो गज़ा के इलाके में पहुँच गई हैं, वहाँ से लोगों को लाने के लिए, वहाँ से यरगमालियों को निकालने के लिए, दूसरी तरफ मुंतकिल करने के लिए, दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड वहाँ इजराइल की तरफ फ़लस्तीनी कैदी जेलों में से बसों में सवार होना। हाँ, लेकिन नंबर्स आप नजर देखें कि नंबर्स कितने, मतलब जहां 20 हैं उस साइड पे, इजरायली साइड पे तो हजारों हैं इस साइड पे। इससे भी डायनामिक्स जो है ना ऑफ द पास्ट मेनी इयर्स वो समझ आ जाएंगे। अच्छा, गजा जंग के खात्मे के लिए इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में मुआहदे को आज हतमी शक्ल भी दी जाएगी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर आलमी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। इजरायली हुकूमत ने तस्दीक की है कि यरगमालियों की रिहाई, जिस तरह हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, आज से शुरू हो रही है, जिसके बाद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा और दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती जो है वो किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड, चिली, ऑस्ट्रेलिया में भी फ़लस्तीनियों के हक में बड़ी रैलियां और ये
हमारे यहाँ की तरह की रैलियां नहीं होती इनकी यहाँ, मतलब इनके यहाँ जो शाहराहें होती हैं वो जैम पैक्ड हो जाती हैं और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से लोग आते हैं, मोस्टली पीसफुल रैलीज होती हैं। लेकिन और इनकी आबादी का हमारे से कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब ये इनकी यहाँ मैक्सिमम भी आबादियां शहरों की हमसे बहुत कम है। हमारे मतलब गुलिस्तान जौहर की आबादी जितनी आबादी होगी, लेकिन इनकी यहाँ जब मुजाहिरा हो रहा है, लेकिन जब ये निकलते हैं तो ये सारे निकलते हैं। हाँ, सारे निकलते हैं, दिल से निकलते हैं, एक्चुअली कॉज को कॉज समझ के निकलते हैं और हमसे बेहतर ही होते हैं इनके मुजाहिरे। खैर, तो मुजाहिरीन ने ऑब्वियसली ये निकल भी रहे हैं और जंग बंदी का खैर मकदम भी किया है और साथ ही फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा भी किया है। और दुनिया समझ रही है कि महज गजा जंग को रोकना मसले का हल नहीं, मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन और को यकीनी बनाने के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नागुज़ीर है। बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात के माहिरीन भी ये समझते हैं कि सीज़ फायर के हुसूल के बाद दुनिया को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के असल मकसद की तरफ आना होगा। खुशाइंद बात यह है कि इस वक्त दुनिया के बेशतर बड़े बड़े ममालिक, प्राइमरीली यूरोपीय ममालिक भी, जो पहले सारे ही इसराइल के हामी थे ना, मतलब कोई इस पे बात ही नहीं करना चाहता था, अब वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा दे चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद एक डिफिनिटिव किस्म का सोल्यूशन तो निकलना है और सोल्यूशन हमेशा से यही था, दिस इज द टाइम कि वो अमल में आ जाए और उसके लिए ऑब्वियसली प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। सीनियर सफारतकार हैं, शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, आज वो फाइनली दिन आ चुका है, हम अभी लाइव विजुअल्स भी दिखा रहे थे, हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस भी हो रही है, गाड़ियां भी पहुंच गई हैं, उधर बसों में सवार कराया जा रहा है कैदियों को, उधर से यरगमालियों की तबादले के लिए उनको वापस भेजने के लिए रेड क्रॉस की गाड़ियां पहुंच गई हैं। अब जाहिर है बहुत उम्मीद है दुनिया को भी, फ़लस्तीनियों को भी, गजा में बसने वालों को भी और इसराइल में बसने वालों को भी कि ये सीज़ फायर हो, मुकम्मल इस पर अमल दरामद शुरू हो, हमास और इसराइल कैदियों का तबादला करें, बाकायदा मुआहिदा हो गया है। क्या उम्मीद रखें? फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम चल रहा है एटलीस्ट उसे तो ब्रेक लगे, क्योंकि अभी गुज़श्ता 24 घंटे में एक और सहाफ़ी इसराइली बर्बरियत का निशाना तो हम अकाउंटेबिलिटी की तो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये ब्रेक तो हो जाएगा, कोई सांस तो लेगा फ़लस्तीनी लोग। 3 दिन से सीज फायर इफेक्ट में है, जुमे से शुरू हुआ और अब तक तो वो होल्ड कर रहा है, लेकिन वाकई आज एक बहुत ही अहम दिन है, इसलिए कि ये तबादला जो होना है हॉस्टेजेस का और फ़लस्तीनी कैदियों का, इससे ज़ाहिर है ये अमन का प्रोसेस जो है उसकी वो शुरू होगा, इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस। तो हमें फिर इस पे ही फोकस रखना चाहिए कि ये सिर्फ बिगिनिंग ही है, इट्स ओनली द स्टार्ट, बहुत अहम स्टार्ट है, बिकॉज ज़ाहिर है जंग बंदी होना तो सबसे ज़रूरी चीज़ थी और ये हमास का डिमांड था कि कोई इस तरह का एक्सचेंज नहीं होगा जब तक सीज़ फायर नहीं इन इफेक्ट होगी। और फिर साथ साथ आज ये समिट भी हो रही है शर्म एल शेख इजिप्ट में, जिसमें सदर ट्रंप का आना भी तवक्को है और 20 ममालिक को दावत दी गई है, तो वहाँ पर भी फॉर्मली इस सीज़ फायर को अप्रूव किया जाएगा और इसको सपोर्ट किया जाएगा, इसकी हिमायत की जाएगी। अब देखना ये है कि आया इससे एक आर्जी पॉज होगा लड़ाई में, और इज़राइल जिस पे एतबार तो किया ही नहीं जा सकता, क्या ये ना हो, बिकॉज ये खदशात तो हैं, ये ना हो कि हॉस्टेजेस एक दफ़ा जब रिलीज़ हो जाएं तो इज़राइल फिर अब किसी किस्म की जंगी कार्रवाई शुरू कर दे। लेकिन इसके बरक्स हमें फिर ये भी कहना चाहिए, इसका इतराफ़ करना चाहिए कि अगर गारंटर्स में से सदर ट्रंप है तो फिर इज़राइल के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस पीस एग्रीमेंट को अनरेवल करना। लेकिन ये पहला स्टेज है, अभी और स्टेजेस बाकी हैं और मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे बाकी स्टेजेस पे एग्रीमेंट करने के लिए। डॉक्टर साहब, डेफिनेटली द प्रेशर टू स्टे ऑन, एंड व्हाइल वी आर स्पीकिंग टू यू हम लाइव विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जो कि तरीन डेवलपमेंट बड़े प्रॉमिसिंग, बहुत अरसे से इंतजार किया जा रहा था और ये लाइव विजुअल्स हैं। वी वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू एंड एक्सप्लेन टू यू कि गाड़ियाँ पहुँच गई हैं रेड क्रॉस की और यहाँ से इजरायली यरगमालियों को अब बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुँचाया जाएगा। साथ ही वहाँ फ़लस्तीनियों की जो रिहाई है उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, कैदियों को बसों में सवार ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे यरगमालियों को लेके आए होंगे, मतलब ये गाड़ियाँ, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, बट एनीवे दिस इज वेरी इनकरेजिंग। डॉक्टर साहब,
ऑब्वियसली हम ये बात भी कर रहे हैं, सीज फायर तक पहुंच जाने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि फ़लस्तीनियों के हक की बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो बात तो लगता यूं है कि यहाँ से तो शुरू होनी चाहिए। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए, जिस पे ऑब्वियसली सारी बात ही इस बात पे है। इसके लिए अमेरिका और इजराइल पर मुसलसल दबाव आपके ख्याल में किस तरह बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, फिलहाल तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, अभी तो सिर्फ पहला फेज ही है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर दूसरा फेज आएगा, फिर तीसरा फेज आएगा। तो इन सारे फेजेस के दौरान अगर मुज़ाकरात होते हैं तो देखना ये होगा कि क्या ये रुख लेंगे टुवर्ड्स अ पैलेस्टीनियन स्टेट। बिकॉज फिलहाल तो सदर ट्रंप का जो प्लान है उसमें कोई फ़लस्तीनी स्टेट इस्टेब्लिश करने का तस्वर नहीं है, सिवाय इसके कि उस प्लान में ये कहा गया है कि एक पाथवे टू स्टेटहुड का जिक्र है, मगर वो तो बहुत ही एक आप कह सकते हैं वेग किस्म का जिक्र है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिस पे मैं समझती हूँ सिवाय अमेरिका और इज़राइल आमादा नहीं है, बाकी सारी दुनिया इसकी हिमायत करती है, जिसको टू स्टेट सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि एक आज़ाद कंटिगुअस फ़लस्तीनी स्टेट की हिमायत है, ग्लोबल इंटरनेशनल सपोर्ट। तो क्या उसको किस तरह से यानी कि उसकी तरफ किस तरह से बढ़ना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तो सेकंड फेज़ पे जाना है, और सेकंड फेज़ क्या है कि सेकंड फेज़ में यही है ना कि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसका तस्वर है इस प्लान में, उसको इस्टेब्लिश करना है। अमेरिका के पहले ही 200 के करीब फ़ौजी कहते हैं कि वो पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, जो कि इज़राइल में बेस्ड होंगे, और उनका काम होगा कोऑर्डिनेशन का इस स्टेबलाइजेशन फोर्स के साथ। अब इसका भी पैरामीटर्स हमें नहीं मालूम। और फिर सबसे अहम चीज़ फ़िलहाल इमीडिएटली वो ये है कि देखें, कुछ इलाकों से तो इज़राइल विड्रॉ कर गया है, लेकिन वो तो बहुत ही फर्स्ट लाइन आप कह लीजिए, अभी उसको बाकी जगहों से विड्रॉ करना है, और उस पर फिर डिपेंड करेगा कि ये अमन का प्रोसेस आगे चलता है कि नहीं। इसलिए कि अगर इस पे बैक पेडलिंग करता है, बैक ट्रैकिंग करता है इज़राइल, और वहाँ से कुछ इलाकों को नहीं छोड़ता और वहीं अपनी ऑक्यूपेशन जारी रखता है, तो फिर तो ये पीस प्लान आगे कैसे चल सकता है। तो ये ज़रूरी होगा कि अगर इज़राइल की ऑक्यूपेशन का ख़ात्मा चाहते हैं, जो ज़ाहिर है हमास का डिमांड है, फ़लस्तीनियों के हक़ की बात है, और दुनिया भी यही चाहती है कि ऑक्यूपेशन ख़त्म हो, तो फिर हमें देखना होगा कि ये विड्रॉल उनका जो है वो पूरे इलाके से होता है या जुज़वी तौर से होता है, जुज़वी तरह से होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और पूरी अटेंशन जो है वो विड्रॉल पे भी होनी चाहिए, मतलब ये सिर्फ तबादला प्रिजनर्स का तक बात और अटेंशन नहीं खत्म होनी चाहिए। इस पे बहुत बात हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो शुरुआत हुई थी मुज़ाकरात की, उसके बाद एक इब्तदाई तौर पर मुजव्वज़ा अमन मुआहिदा सामने आया, फिर उस पर अग्रीमेंट होना एक बड़ी पेशरफ्त थी, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें थीं कि इस पर क्या रिएक्शन आता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने पहले तस्लीम किया, फिर हमास की तरफ से इब्तदाई तौर पर दस्तखत किए गए, और अब फाइनली वो दिन आ गया है। 3 दिन से सीज़ फायर भी होल्ड कर रहा है, कुछ इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन 3 दिन से मजमूई तौर पर सीज़ फायर होल्ड कर रहा है, और अब फाइनली वो दिन है, ये वो सुबह है जो अमन का पैगाम लेकर आई है, जो एक बेहतरी की उम्मीद लेकर आई है। और आप देखिए, आप हालात तो देखिए, मतलब जो हम विजुअल्स भी देख रहे हैं ना, तो हम हैरान तो खैर हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि क्या हालात यहाँ बन चुके थे। खैर एनीवे, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो एक और भी सवाल जो है डॉक्टर साहब आपसे बनता है। गाड़ियां वगैरह भी दिखा रहे थे आपको, हमने जरा दिखाना है आपको, रेड क्रॉस की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं, और दूसरी तरफ से कैदियों को लाने के लिए भी गाड़ियां पहुंच गई हैं। उधर से इजरायली जेलों में जो मुक़य्यद फ़लस्तीनी हैं उनको बसों में सवार कराया जा रहा है। यहाँ जो हो रहा था, नजर नहीं आ रहा था कि ये बात जो है ये किस तरफ जा रही है, और इसका एंड, इफ यू वांट टू कॉल इट एन एंड, तो इसका एंड क्या होगा। दुनिया ने जो किरदार अदा किया वो तो है, लेकिन दुनिया को किरदार अदा करने पे मजबूर किसने किया? उनके अवाम ने।
हमने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े मुजाहिरे, बल्कि डॉक्टर साहब आपसे पूछ लेते हैं कि इजराइल को यहाँ तक लाने में हुकूमतों से ज्यादा उन अवाम का किरदार है जो कि 2 साल तक दुनिया के हर कोने में लाख की तादाद में निकलते रहे और अपनी हुकूमतों पर मगरिबी हमने भी किया एंड ऑल दैट, लेकिन मगरिब का जो एक प्रेशर था वहाँ की अवाम का, दैट इज अनदर लेवल ऑल टुगेदर। तो ये फैक्टर आपकी नजर में कितना अहम रहा है? जी, मैं समझती हूँ कि ये जो पॉपुलर सपोर्ट रही है दुनिया भर में, उसका असर तो ज़रूर हुआ है। एक तो ये कि कितना स्ट्रॉन्ग पैगाम गया है फ़लस्तीनियों को कि दुनिया उनके साथ खड़ी है, हालांकि उनकी अज़ियत में इजाफा होता गया है। और देखिए अब तक 67,000 के लगभग फ़लस्तीनियों को शहीद किया है इजराइल ने, और वहाँ तबाही फेरी है, वहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ये जो पॉपुलर सपोर्ट उनको मिली है, इससे मुख्तलिफ ख़ास तौर पे मगरबी मुल्क जो है उन पर दबाव बढ़ता भी गया, और फिर वाकई उससे फ़र्क तो ज़रूर पड़ा। किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि जब अमेरिका ने भी देखा होगा या सदर ट्रंप ने भी देखा होगा कि देखिए दुनिया एक तरफ है, और अगर वो बिल्कुल ही ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहे इजराइल को, तो उसमें फिर अमेरिका का भी मुफाद जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होता है। सो यस, मैं तो यही कहूँगी कि पॉपुलर एक्टिविज्म, पब्लिक सपोर्ट जो अब तक चलती जारी है। लंदन में बहुत बड़ा एक जुलूस निकला इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, और मुल्कों में भी ये होता जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अहम रहा है। वेरी राइट, ये बड़ी पॉपुलर सपोर्ट रही है, पॉपुलर एक्टिविज्म जो आपने टर्म यूज़ किया है। पिछले हफ्ते तक भी हम जो है ये सारे मुजाहिरे देख रहे थे, बिल्कुल मुजाहिरे देख रहे थे। स्पेन में एक मैसिव किस्म का मुजाहिरा भी हुआ था। सो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने पुश दिया है फॉर वेव ईयर टुडे। डॉक्टर मलिहा लोधी, थैंक यू सो मच। अच्छा, दोबारा हम लाइव विजुअल्स पे जाएंगे। ये बिल्कुल एज वी स्पीक लाइव विजुअल्स दुनिया को दिखाए जा रहे हैं, दुनिया देख रही है। यहाँ पर कैदियों के तबादले का फाइनली वो अहम तरीन मरहला आ गया है, यरगमालियों की वापसी का वो अहम तरीन मरहला आ गया है, जो इस मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे की इब्तदाई बातों में से भी एक था और बड़ा अहम पॉइंट था। सो इस पर दोनों फ़रक़ैन रज़ामंद हुए, और उसके साथ साथ सीज़ फायर की भी बात थी, अब वो होल्ड कर रहा है, और फाइनली वो दिन है आज जब कैदियों का तबादला हो रहा है। उधर से फ़लस्तीनी कैदियों को बसों में सवार करा दिया गया है, और इधर से इजरायली यरगमालियों की वापसी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। गाड़ियों में उन्हें लाया गया है, यही मुत्तज़ाद इत्तलात हैं, और रेड क्रॉस की जो गाड़ियाँ हैं, वैन्स हैं या बसेस हैं, वो इनको दूसरी तरफ लेकर जाएंगी। अच्छा जी, ये लाइव विजुअल्स हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग। इन द मीन टाइम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, एंड वील बी बैक आफ्टर दैट। अच्छा जी, आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे जो है वो मनाया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत। इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का दिन है आज, और इस बार आफात का खतरा कम करना आलमी दिन का थीम है। आफात का खतरा कम करना ये है कि आफात के बाद जो पैसा लगाया जाता है वो एक्चुअली आफात को रोकने के लिए लगाया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे लिए जाएं जिससे आफात का बचाव हो सके। बिल्कुल, पैसा जो है वो लगाने से बेहतर उनके बचाव पर इन्वेस्ट करना। हाँ। तो ये बड़ी डीप बात है, इस पे चले बात करते हैं। हाँ, मुस्तफ़ा बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PDMA सिंध से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। थीम की हमने बात की, ऑलराइट जी, तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। आप बता सकेंगे आपके इस दफ़ा ज़ाहिर है हम बड़े अरसे से, कभी सिंध अफेक्ट होता है सैलाबों से, कभी पंजाब की सूरत हाल हमने देखी, फिर हमारे पहाड़ों पर जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। जब दुनिया ये कह रही है कि वी शुड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, हम बाद में जो डिज़ास्टर के मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोगों की बहाली के लिए एक तनाज़ा भी शुरू हो गया हुकूमतों के दरमियान ही के किस तरह से मदद की जाए और किस स्कीम के तहत की जाए और किस कार्ड के तहत की जाए। यही पैसा अगर हम इनकी प्रिवेंशन के ऊपर लगाएं तो वो किस तरह हो पाएगा? First of all, thank you Abdullah and Huma for having me on the show. And I think ये बहुत एक ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है, और इस पे I think we all need to work.
बिकॉज जितना पैसा आपकी जो रिहैबिलिटेशन में लोगों के जाता है और उनको रीलोकेट करने में, और खासकर फिर जो एक प्रोसेस होता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सिंध में 2022 में जो फ्लड्स आए थे उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी देर तक जो है वो लोगों ने विटनेस किए, और ज़ाहिर पर उसमें आपको हेल्थ की रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, आपको रेस्क्यू की रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, फिर आपको उनको दोबारा जो है वो नए मकानात बना के देना पड़ता है, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने करके दिया। 2.1 मिलियन लोगों को जो है वो पक्के मकानात बना के दिए। तो आई थिंक इस पे अगर कलेक्टिवली काम किया जाए मजीद, और जो रिस्क एलिमेंट है उसको कम करने के लिए अगर सब मिलके काम करें, तो इससे जो फ्लड इफेक्टीज हैं आई गेस उनकी जिंदगी आसान होगी, बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स नॉट इजी। No, it isn't easy and we see that every year. मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा कि अब चूंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, मतलब हर साल कहीं ना कहीं मुल्क में हम देखते हैं कोई कुदरती आफत आई होती है। What have we learned so far? हर साल तो हम सरप्राइज नहीं हो सकते और होपफुली कंटेन रहे बात, लेकिन क्या चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि हमें करनी चाहिए, बी इट इन रिहेबिलिटेशन आफ्टरवर्ड्स जिसकी हम पहले तैयारी कर लें, बी इट फोरकास्ट कि क्या होने वाला है तो लिहाजा हम ऑलरेडी उसके लिए तैयार हो, दरियाओं के रास्ते छोड़ दें और तजावुजात का खात्मा करें। आइडियाज आर सो मेनी, लेकिन किस पे आपको लगता है कि सबसे पहले कंसंट्रेट करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर है। इसकी एक जो है लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इस फैक्टर को भी हमें समझना चाहिए, उसमें हमें बहुत काम करना है। ये सारा इंटरलिंक्ड है, जो आपके मानसून रेन्स हैं, जो आपके रिवर एंड फ्लड्स हैं, ये सब इसी फैक्टर की वजह से आ रहे हैं। सेकेंडली उसके बाद जैसे आपने बताया कि कुछ जगहों पे तजव्वुज़ात हैं, उनको भी हमें पहले से वक्त से पहले ही उनको हमें जो है वो देख लेना चाहिए कि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। इस दफा जो मैं आपको सिंध गवर्नमेंट की एक बहुत ही जबरदस्त एक इकदाम हमने किया था कि हमने प्रोएक्टिव अप्रोच रखी थी। हमने वक्त से पहले तकरीबन 15 से 20 दिन पहले हमने कंट्रोल रूम्स तश्कील दे दिए थे, रिलीफ कैंप्स हमारे लग चुके थे, हमें फ्लड का अंदाजा था, हम पूरा एक मॉनिटर कर रहे थे, मॉनिटरिंग सेल्स तश्कील दे दिए गए थे, जिससे हमें अंदाजा था कि कहाँ कहाँ हमें फ्लड हिट कर सकता है। तो वहाँ हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनकी पेट्रोलिंग हो रही थी, उनके काम हो रहे थे, जहाँ जहाँ जो बंद हमें लग रहा था कि सेंसिटिव है उन पे हम काम कर रहे थे, जहाँ लीकेजेस पॉसिबल थी वहाँ प्लग इन कर रहे थे हम। इसी के साथ साथ हमारी पीडीएमए और रेस्क्यू 1122 भी अपना जो रेस्क्यू का अमल था उन्होंने अलर्ट थे। तो इस तरह चीजें जब आपकी वक्त से पहले होती हैं तो देन द रिस्क एलिमेंट इज लो। तब जब आपके फ्लड आते हैं तो आपके लिए पैनिक नहीं होता, आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। पता था कि सिंध में पानी आना है, वो तो अल्लाह का शुक्र है वहां से तबाही नहीं हुई और पानी इतना नहीं आया, लेकिन तैयारी आप लोगों ने पूरी रखी हुई थी। मुस्तफा बलोच साहब शुक्रिया, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ थे। अभी हमें ब्रेक लेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी हेडलाइन ब्रेक एंड वील बी बैक। वेलकम बैक। और पिछले घंटे में भी हम आपको बता रहे थे कि आज बहुत बड़ा दिन है इन द मिडल ईस्ट, और अब कुछ पीस प्लान की कुछ शिकें जो थी जिसमें प्रिजनर्स का तबादला होना था, वहाँ से हज़ारों की तादाद में आई वुड से फ़लस्तीनी प्रिजनर्स और यहाँ से कोई लगभग 20 इजराइली यरगमाल जो थे वो एक्सचेंज हो रहा है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीस प्रोसेस। मतलब इससे ही तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इंशाल्लाह आगे कुछ होगा। विजुअल्स हैं जो इस वक्त लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, ये वो हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं, बताया ये जा रहा है ऑब्वियसली अब जिस तरह होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में इजरायली जो थे प्रिजनर्स उनको वापस आगे लेके जाया जाएगा, इजरायली यरगमालियों को यहाँ से इस हेलीकॉप्टर के जरिए वापस पहुंचाया जाएगा। बट दिस ऑल्सो टेल्स यू समथिंग अब्दुल्ला के जब 15-20 हो ना तो उनके लिए एक हेलीकॉप्टर भी काफ़ी होता है, जहाँ आपने हज़ारों रखे हो तो उनके लिए आपको बसें चाहिए। कितना लॉपसाइडेड ऑलरेडी आप देख लें कि कितने उनके थे कितने इधर थे। ये लें जी नीचे बसेस भी आप ये अच्छा जी आप देखिए, लेकिन किस तरह लोगों के घर तबाह हुए हैं और किस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इर्द गिर्द नज़र नहीं आता, और सड़क के दोनों अतराफ जिस तरह हमें यहाँ कहीं कहीं मिल जाता है ना, जब सैलाब मुतासरीन आके बसते थे तो वो टेंट सिटी लिटरली थोड़ी थोड़ी जगह आबाद हो जाते हैं। यही विजुअल्स हैं जो अक्रॉस द सिटी आपको नज़र आ रहे हैं।
और बड़ा अहम दिन है। रेड क्रॉस की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। दीज आर वेरी रीसेंट विजुअल्स, ये अभी कुछ देर पहले के ही विजुअल्स हैं। एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन व्हाट्स हैपनिंग। द वर्ल्ड इज इन्वेस्टेड हियर, क्योंकि जिस तरह हम पिछले घंटे में बता रहे थे कि जिस तरह दुनिया में अवाम निकली है सड़कों पे, मतलब हुकूमतों ने तो काम किया इवेंचुअली जो किया, लेकिन वो प्रेशर कहाँ से आया? लोगों से आया, अवाम से आया। इस बारे में जैसे ही मजीद पेशरफ्त होगी, लाइव मजीद विजुअल्स आएंगे, हम आपसे शेयर करेंगे सर्टनली। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। इसको जहां सिक्योरिटी और अमन अमान के बढ़ते चैलेंजेस का सामना है, वहीं सियासी महाज पर नए चैलेंजेस भी सर उठा रहे हैं। ज़ाहिर है एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है। अगर होना चाहे तो ये काम बड़ा आसान भी हो सकता है कि एक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर हो, दूसरा आए अपनी जिम्मेदारियां संभाले और जो डिफरेंसेस हैं उनको बातचीत के जरिए प्रॉब्लम तो यही है ना कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मामला जो है वो अभी क्लियर नहीं हुआ, मगर तहरीक इंसाफ आज ही अपना नया वज़ीर आला लाने की तैयारियां कर चुकी है। असेंबली इजलास आज 10 बजे तलब कर लिया गया है। सो इन जस्ट बिट वो भी शुरू भी हो जाएगा। ऑपोजिशन के ख्याल में शायद ये इतना आसान नहीं होगा, मगर तहरीक इंसाफ को जहां यकीन है कि वो सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब करा लेगी, वहीं कहीं ना कहीं कुछ खदशात भी नजर आ रहे हैं। यही बताया जा रहा है कि ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी बंदा अदालत में इस इलेक्शन को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि अभी तक पहले वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ है। पहली दफ़ा तो ये कहा गया था कि इस्तीफ़ा मिला ही नहीं, पर जब दूसरा इस्तीफ़ा मौसूल हुआ तो उसमें कहा गया है गवर्नर की तरफ से कि दस्तखतों में कुछ इशू है। अब 15 को उनको तलब कर लिया गया है गवर्नर की तरफ से। खैर 80 से ज़ायद PTI के अरकान असम्बली को 2 रोज़ से वज़ीर आला हाउस में रखा गया है, ठहराया गया है, बंद किया गया है। अब इन लोगों पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर भी एक्चुअली पाबंदी लगा दी गई है। सो बड़ी निगरानी हो रही है। तो फ़ोन ले लिए होंगे इनके, शायद ले भी लिए, इम्तिहान ही है पूरा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने जुमे को गया, ये उसके विजुअल्स हैं कि हम वफादार रहेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। ये करते होते हैं, इनका हलिफ भी होता है। दिस इज़न्ट द फर्स्ट टाइम। अच्छा, PTI सदर जुनेद अकबर ने जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि पार्टी का साथ ना देने वाले MPs जो हैं उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। What did he mean by that? धमकी है, मतलब उन्हें जिज कर देंगे, उन्हें अजियत देंगे, उनके मतलब अगर वो ना देंगे साथ तो फिर उनको तंग करेंगे। हम आपको सुना रहे हैं, आप अपना मतलब खुद ही निकाल लें। हमारे नए 92 मेंबरान इंशाल्लाह ताला सुहेल अफरीदी को वोट देंगे। इसके अलावा मेरे दूसरी पार्टियों से भी राबिता है और रिस्पांस बहुत अच्छा है दूसरी पार्टियों का भी। हमारी यही कोशिश होगी कि बाकी पार्टी भी उसको सपोर्ट करे और हम कंसेंसस से उसको जो है KPK का वज़ीर आला बनाए। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस तरह हम इंशाल्लाह ताला अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई ये गलत फहमी में न रहे। खबरदार कर दूँ, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। KPK की जमीन उस पर तंग कर देगी। हाँ, तो हैरानकुन बात यह है कि PTI आज अपना नया वज़ीर आला मुंतखब करने जा रही है, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने अब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब तक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता, नए वज़ीर आला का इंतखाब हो भी सकता है या नहीं। कल खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। PTI की जानिब से वज़ारत आला के लिए सुहेल आफरीदी कागज़ात नामज़दगी जमा करा दिए गए थे। उनकी तरफ से अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहान यूसुफ, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक और JUI के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने भी कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातें किसी एक नाम पर भी इत्तफ़ाक़ करने की कोशिश कर सकती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शकील फरमान अली, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं और नादिया सुबोही भी हैं, दोनों हमें अपडेट्स देंगे। हम शकील साहब आपसे ज़रा जान लें ताज़ा तरीन सूरत हाल। ज़ाहिर है इन्हें बंद करके रखा हुआ है, गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर भी पाबंदी है MPS पर। क्या कोई खदशात हैं, कोई थी इत्तलात के कुछ लोग इधर उधर हो सकते हैं या सब लोग अभी तक इंटैक्ट हैं? देखिए, खदशात थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये स्टेप लिया है कि जैसे ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया है तो MPS को जो है उसके फौरी बाद चंद घंटों के अंदर ही उनको कहा गया कि आप अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लें और उनको CM हाउस में रखा गया। इवन उनकी कॉल्स पर भी जो है पाबंदी लगाई कि वो गैर जरूरी कॉल उठाएँ और अगर कोई कॉल आए भी किसी इदारे या किसी शख्स की जाने से तो वो पार्टी क़यादत को
इस हवाले से आगाह करें। और गुज़श्ता शब आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं उनसे बाकायदा जो है हलफ लिया गया है। तो इन सब बातों को अगर आप देखें तो इससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को शायद खदशा है कि कुछ MPAs उनसे स्लिप न हुए और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अगर अपोजिशन अपना वज़ीर आला बनाने में कामयाब होना है उन्होंने, तो उनको जो है 19 से 20 MPAs चाहिए कि, क्योंकि आपको पता है कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये MPAs ही रहे, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर कोई 20 आज़ाद अरकान जिनको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद डिक्लेयर किया, वो अगर अपोजिशन के उम्मीदवार को जो है वोट डालते हैं तो हो सकता है कि फिर अपोजिशन का उम्मीदवार जो है वज़ीर आला हो। लेकिन अब तक की अगर आप इतला देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs जो हैं, हमारी उनकी पार्टी क़यादत से बात हुई है, वो कहते हैं कि वो इंटैक्ट हैं और वो कह रहे हैं कि वो हर सूरत में जो है बानी PTI के नामजद उम्मीदवार जो है सुहेल अफरीदी साहब, उनको हर सूरत कामयाब कराएंगे। अब इन्होंने जल्दी की है, ये जल्दी क्यों है? ये जल्दी इस वजह से है कि वो चाह रहे थे कि मजीद कोई उनके लिए जो है सियासी या आईनी बहरान पैदा ना हो, कुछ और उनको ये खदशा भी था कहीं उनके MPAs के साथ जो है कोई राब्ते न किए जाए, तो वो चाह रहे थे कि फौरन से पेशतर जो है वो। अच्छा जी शकील फरमान, ये फौरन तो हो सकता है, बिल्कुल फौरन करने की जरूरत समझ आ रही है, लेकिन अगर पहला इस्तीफा ही अभी एक्सेप्ट ना हुआ हो गवर्नर की तरफ से तो फिर और लीगल प्रॉब्लम्स भी बीच में आ सकती हैं। नादिया, आप हमें बता दें इस्तीफा अभी तक कहाँ, हाँ आप कहाँ हैं, अपना भी बता दें क्या देख रही हैं, और वो इस्तीफा पहला जो अली अमीन गंडापुर के इस्तीफा था वो अभी तक कहाँ पहुंचा, उसकी वो क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ ताकि अगली बात हो सके? अच्छा हुमा, मैं इस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद हूँ और सुबह से ही मैं यहाँ पर हूँ और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि देखूँ कि मुख्तलिफ जो पार्टियाँ अपोजिशन की जमातें हों या PTI, उनके जो अरकान आ रहे हैं तो वो किस मूड में दिखाई दे रहे हैं, उनके क्या अज़ाइम हैं। तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास चूँकि 10 बजे शुरू होना था, अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये एक आम सी बात है क्योंकि यहाँ पर घंटा 1.5 घंटा हमेशा से इजलास लेट होता है, इसलिए ये हमारे लिए इतनी अहम नहीं है। ताहम जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो अपोजिशन जमातें हैं उनका अपनी अलग अलग एक इजलास हो रहा है, वहाँ पर मीटिंग चल रही है जिसमें फ़ैसला करेंगे कि आए असेंबली में आएंगे या नहीं इजलास में। दूसरी जानिब जो PTI का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें भी बाकायदा हल्फ लिए गए थे अपने अरकान असेंबली से ताकि सुहेल अफरीदी जो हैं उनको नामजद जो उम्मीदवार हैं उनको ही वज़ीर आला का जो वो है इक़्तिदार है, इख्तियार है, वो जमातों के इजलास में ना आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और वो जो खबर थी कि अपोजिशन जमातें किसी एक नाम पर इत्तेफाक भी कर सकती हैं, उस सिलसिले में कोई पेशरफ्त है? देखिए ये बड़ा एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इस असेंबली में डॉक्टर इबाद जो है अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, उन्होंने ये दावा किया था कि हमारा मुत्तफ़िका उम्मीदवार आएगा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो चारों पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी ने अरबाब ज़रक को, मुस्लिम लीग नून ने सरदार यूसुफ को, इसी तरह लुत्फ़ुर रहमान जो हैं JUI और हमारे जो PTI के जो हैं सुहेल अफरीदी, 4 उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त मैदान में हैं, कागज़ात नामजदगी जमा कराए हैं। और कल ही से ये कानूनी और आइनी इसका जायज़ा लिया जा रहा था कि आया अपोजिशन की जानिब से अगर तीनों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं तो ये कैसे अपोजिशन कह सकती है कि ये गैर आइनी फ़ैसला है कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, तो कैसे नया वज़ीर आला जो है उसका इंतखाब हो सकता है। एक बहस है जो कि बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गई है। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने 5वें रोज़ ये फ़ैसला किया और उनको जो भी उनकी मुशावरत चल रही थी उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं उसमें ख़ास जो बड़ा एतराज़ है वो ये है कि वज़ीर आला के जो साइन है, जो दस्तखत है, उसमें फ़र्क है। उन्हें 15 अक्टूबर को उनको तलब भी किया है कि वो आज बैठ के बात भी कर लेंगे और वाज़े करेंगे कि आए ये जो दस्तखत हैं ठीक हैं, उन्हीं के हैं। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ यहाँ पर जो हमारी आइनी हवाले से अगर देखा जाए या कानूनी माहिरीन से हमारी बात हो रही है तो एक वज़ीर आला अगर वीडियो कॉल पे या तस्वीर मतलब अपनी बाकायदा बात करके कह देते हैं बाकायदा कि मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, आपकी रिटर्न में भी आ चुकी है, और दूसरी दफ़ा भी जो बाय हैंड इस्तीफ़ा गया है, तो उस पर अपोजिशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ये एतराज़ लगाना कि ये इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेंगे, 15 अक्टूबर तक इजलास हो सकता है। अभी क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रही कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि अगर असेंबली का इजलास यही इसी को फॉलो करते हैं गवर्नर की उसमें, तो वो 15 अक्टूबर तक नहीं हो सकेगा। दूसरी जानब अपोजिशन की जो जमातें हैं, मेरा 1-2 अरकान जो अपोजिशन है उनसे बात भी हुई है, तो उनका ये कहना है कि मैंने उनसे यही बात की कि आप लोग क्या असेंबली का इजलास जो अभी शुरू होगा उसमें जाएंगे, तो अभी तक की इत्तला के मुताबिक
चूँकि अपोजिशन की तरफ से उन आईनी उसमें एक गलती हो चुकी है, या कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार ला के कागजात जमा कराए, तो आज हो सकता है कि जो अपोजिशन के जो अरकान हैं वो असम्बली के अंदर ना जाएं। अच्छा, एक तरफ एक्सेप्ट नहीं किया इस्तीफ़ा उनका, हम शकील साहब आपसे जान रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन अपने उम्मीदवारों के कागजात भी जमा करा चुकी है। सो जाहिर है दोनों बातों में तजाद है, या तो इंतज़ार करते और जब तक इस्तीफ़ा मंजूर ना होता तो फिर कागजात नामजदगी जमा कराते। अभी क्या अपडेट है अपोजिशन की तरफ से? किसी एक नाम पर इत्तफाक होने का अभी भी कोई इम्कान मौजूद है या नहीं? अपोजिशन जो है, इम्कान यही है कि अपोजिशन के जो मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे वो मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो है अरबाज ज़फ़र साहब, उनसे मेरी बात हुई थी गुज़श्ता शब। उन्होंने कहा कि आज हम सुबह जो है तमाम पार्टी मिलकर जो है फैसला करेंगे कि कौन सा हमारा उम्मीदवार होगा। लेकिन कभी इम्कान यही है कि मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी कागज़ वापस लेंगे, और इसी तरह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी जो है अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे, और या वो उनके हक में बैठ देंगे। मेरे ख्याल में जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अपोजिशन ने वज़ारत आला के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में क्यों उतारे, तो देखें ये एक सियासी अमल है और आईनी तकाजा भी है कि इस हवाले से भी जो है अपोजिशन की कानूनी टीम ने जो है मुशावरत की, और उसके बाद जो है अपनी क़यादत को जो है मशवरा दिया कि बिल्कुल जब अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब हो रहा है तो हमें इस इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए और मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एक राय ये जो है कि चूंकि अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो कोई भी इस इलेक्शन को अदालत में चैलेंज कर सकता है, तो क्या किसी की तरफ से ये इरादा जाहिर किया गया है अब तक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी जो टीम है, कानूनी टीम, वो आज आके जो है उनके जो वकला हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में इसीलिए बैठे हुए हैं कि अगर कोई रिट दायर करे तो उसी वक्त जो है अदालत में जवाब जमा कराए। जो सुबह मेरे ख्याल में ज़ाती राय यही है कि आज अगर वज़ीर आला साहब उनका इंतखाब होता है तो अक्टूबर जो है आईनी और सियासी बहरान का शिकार होगा, क्योंकि अपोजिशन या कोई भी जो है शहरी अदालत का रुख करेगा। आप मुझे बताएं कि एक जो है वज़ीर आला उनका डी नोटिफाई वो हुई नहीं, तो दूसरा वज़ीर आला किस तरह मुंतखब होगा? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बहरान सुबह पैदा आईनी होने वाला है, और इसी तरह सियासी बहरान और एक बड़ा इम्तिहान जो है ब्यूरोक्रेसी का आने वाला है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए आने वाला है। लेकिन शकील फरमा बिल्कुल हो सकता है, और आप सही कह रहे हैं, और अदालत में बहुत सी चीजें चैलेंज भी हो सकती हैं। गवर्नर फैसल करीम ने क्यों नहीं, हाँ, और उन्होंने क्यों नहीं मंजूर किया? मतलब ये अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, फोरम्स पे बता दिया गया, ये भी कह दिया गया है कि जी हम भेज चुके हैं इस्तीफा। आप क्या जवाब है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मेरे ख्याल में जो है वो अपोजिशन को टाइम देना चाहते हैं, या उनको कहीं से फिर हिदायत मिली है कि वो इस वक्त जो है इस्तीफा मंजूर न करें। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखें गवर्नर के पास पहले इस्तीफा आया और वो इस्तीफा जो है गेट पे डिलीवर हुआ, जिसकी रिसीविंग भी दी गई, और गवर्नर जो है 3-4 दिन तक यही कहते रहे कि अभी तक उन्हें इस्तीफा मिले ही नहीं। अब जब 11 अक्टूबर को दूसरा हैंड रिटर्न इस्तीफा गवर्नर हाउस में मौजूद और उन्होंने उसकी तस्दीक की, अब जो वापस जो उन्होंने इतराज लगाया, उन्होंने कहा कि आपकी जो 2 इस्तीफे मुझे मौजूद है, पहले कह रहे थे कि मुझे पहले वाला तो मिला नहीं था, फिर दोनों के दस्तखत मैच कर रहे हैं। उनमें जो है उनके सिग्नेचर्स में मुशाबहत नहीं है, मुशाबियत नहीं है। मेरे ख्याल में ये है कि देखें इस्तीफा आ गया था तो गवर्नर साहब को ये इस्तीफा पूरी तौर पे जो है मंजूर करना चाहिए था, और वो इस्तीफा मंजूर मतलब हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी सियासत में इस किस्म के इशूज, मतलब ये सब कुछ ना भी होता था तब भी ये मामला आगे बढ़ सकता था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा नादिया, ये अरकान की आमद का सिलसिला बताइएगा, कब तक शुरू होगा? 10 बजे इजलास तलब किया गया है। इट्स ऑल, मतलब कोई आया नहीं? आप कह रही हैं कि ये बड़ा नॉर्मल है, ये 1 घंटा तो ऊपर हो ही जाता है, मतलब आज स्पेशल देना है। हाँ, 1-2 घंटे शुरू हुए लोग, 2-3 घंटे भी ऊपर हो सकती है बात। ऐसा ही होता है, 2-2, 3-3 घंटे भी लेट हो जाता है। लेकिन सबसे अहम बात बताऊँ आपको कि जो गवर्नर की, मेरा दिल चाह रहा है कि इस पर एक जुमला ज़रूर कहा जाए कि गवर्नर साहब जो बात कर रहे हैं कि जी
साइन जो है फ़र्क है। तो हम बचपन में देखते थे जब हम खुद से अपनी डायरी पर साइन करते थे तो टीचर बुलाती थी। तो ये बड़ी छोटी बचकाना बातें हैं गवर्नर साहब की कि वो जब वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, वीडियो बयान दे देते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो एक तरफ तो ये, दूसरी असेंबली की अगर बात करें, असेंबली का माहौल जो है वो ये है कि सुहेल अफरीदी जो हैं PTI के नामजद जो उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के लिए, वो इक़्तिदार की मुंतकली चाह रहे हैं और यहाँ के अरकान असेंबली जो हैं PTI के वो उनको अभी लेकर आए हैं और यहाँ पर बाकायदा नारेबाजी हुई है, बड़ा जोश व खरोश दिखाई दिया है। अच्छा, आ गए हैं। तो ये सारे चूंकि इकट्ठे रखे गए थे तो क्या बस में आए हैं या अपनी अपनी गाड़ियों में आए हैं? देखिए, ये जो हमारे असेंबली में हमेशा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ये होता रहा है कि अहम मौका भी हो तो ये कभी भी वक्त पे नहीं आते। तो ख़ासी ज़्यादा दिखाई दिए 30-40 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो असेंबली में आए हैं PTI के, और सुहेल अफरीदी को लेते हुए पूरी असेंबली की तरफ सिर्फ लेके जा रहे हैं अंदर, तो बाकायदा नारेबाजी हो रही है और ज़्यादा जोशो खरोश दिखाया जा रहा है। और इस वक्त सियासी हलचल जो है, तो अभी नादिया अभी ये चले गए अंदर या अभी आपको नजर आ रहे हैं कहीं? क्योंकि अगर नजर आ रहे हैं तो आप हमें दिखाएं। नहीं, वो अभी मैं जब शकील से आपकी बात हो रही थी तो यकीनन कैमरा उस तरफ नहीं कर सकते थे, यकीनन मैं आपको दिखाती कि कैमरामैन को कि आप ज़रा दिखाएं कि कितना जोशो खरोश है या नारेबाजी हो रही है। सुहेल अफरीदी यहाँ पर आ गए हैं। और जहाँ तक बात हम अपोजिशन की कर रहे हैं तो अपोजिशन के जो लोग भी आ रहे हैं तो वो यही बात करते हैं, हमारा मीडिया को उनसे यही सवाल होता है कि अगर ये गैर आइनी था तो आपको कल कागज़ात नामजदगी जमा नहीं कराना चाहिए, और इसको एडमिट भी कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि उनसे गलती हुई है। अब वो अदालत जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से ये भी सुनने को मिल रहा है कि अगर इनका इंतखाब हो जाता है तो इस इंतखाब को वो अदालत में चैलेंज करेंगे। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत अच्छी सूरत हाल है कि हर थोड़ी देर बाद एक ट्विस्ट आ जाता है और आपको डेवलपमेंट मिलती है। जिस तरह सुहेल अफरीदी अभी आई तो बहुत ज़्यादा नारेबाजी हो रही थी, अपोजिशन नहीं नज़र आ रही, उनका कोई इजलास चल रहा है, तो जो वो बाहर निकलेंगे तो बताएंगे कि क्या फैसला हो। और दूसरी एक और चीज़ भी मैं यकीनन इसको मेंशन करना चाहूँगी कि 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐलान नहीं किया कि इनका मुतफ़िका उम्मीदवार ये कब आ रहा है, या लुत्फ़ुर रहमान साहब हैं उनको मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। जो नादिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शकील फरमान, शुक्रिया। आना भी शुरू हो गए हैं, नामज़द वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के PTI की तरफ से उम्मीदवार ना मिलने वाली बात थी ना अब्दुल्ला, आई एम सॉरी, हमेशा कोई ना कोई ह्यूमरस एलिमेंट तो हमारी सियासत में और ऐसी चीज़ों में निकल ही आता है, और गैर जरूरी और बेतुकी किस्म की चीज़ ना कि दस्तखत नहीं मिल रहे। मतलब अब नेक्स्ट क्या आप निकालेंगे कि पिंक पेपर पे दिया था? अच्छा जी, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी ओवर द वीकेंड एक मुख्तसर जंग हुई है और जिसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे यहाँ भी 23 जवानों की शहादत हुई है। मामलात किस तरफ आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ जो हुआ है ये ऐसे वक्त में हुआ है जब एक अफगान डेलीगेशन भारत में भी मौजूद हैं और बड़ी नज़दीकियाँ उनकी बढ़ रही हैं। लेकिन देख लीजिए, नज़दीकियाँ तो हमारी भी थी, लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम एक और पर्सपेक्टिव भी लें। पिछले घंटे भी हमने काफ़ी डिटेल में बात की है और अभी हमें ज्वाइन किया मुश्ताक यूसुफजई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे यूसुफजई साहब के पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली कार्रवाइयों का एक भरपूर जवाब जो है वो दिया गया है। वहाँ मौजूद बहुत से कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स और वो जो है तबाह कर दिए गए हैं। बताएं कितना बड़ा नुकसान है ये TTP के लिए, क्या असर होगा इसका? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में 2 परीक्षण जो है वो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़े। एक तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान की, क्योंकि काफ़ी उनको धचका लगा था जब अफगान तालिबान की हुकूमत बन गई थी। दूसरा TTP और वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो चूँकि अफगानिस्तान में काफ़ी उनके ऊपर दबाव था इनिशियली, और ये इम्कान था कि शायद उनके खिलाफ वहाँ पे कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन जो उनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से अफगान तालिबान को या गवर्नमेंट को इस लड़ाई में वो ड्रैग करे, तो मेरे ख्याल में कामयाब हो गए। और जाहिर है कि अफगान तालिबान ने बहुत लंबी जंग लड़ी है, गुरिल्ला वार में बहुत मजबूत है, लेकिन जब आपके पास जहाज़ ना हो, हेलीकॉप्टर ना हो, तो मेरे ख्याल में शायद उनको अंदाज़ा नहीं था। पहले भी वो इस तरह उन्होंने कुछ थोड़े बहुत वाक़यात किए हैं, हमले किए हैं पाकिस्तानी फ़ौज पे, पाकिस्तान ने फिर जावी कार्रवाई भी की थी, लेकिन शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं था या वो तवक्को नहीं थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इतना भरपूर इसको जवाब देगा। और वो जो उनकी कुव्वत है, क्योंकि 27 जगह ऐसे हैं छतराल से लेकर बलूचिस्तान तक जो सरहदी इलाके हैं कि वहाँ पे वाक़यात हुए हैं, जो बॉर्डर पर हमारी पोस्ट है वहाँ पे हमले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में जो जवाब मिला है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए
कभी कैजुअलिटीज़ वहाँ भी हुई हैं, यहाँ भी हुई है। पाकिस्तान ने तो 23 शहादतें अभी ऐलान किया है कि 23 शहादतें हुई है पाकिस्तानी ट्रूप्स की, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान ने कहा है कि 200 के करीब या इससे ज़्यादा लोग मरे हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा है कि 58 पाकिस्तानी ट्रूप जो है वो इस जंग में जाबाक हुए हैं। तो मेरे ख्याल में शायद अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जाहिर है कि TTP के लिए दचका नहीं है, इनके लिए कामयाबी है कि उनको जो है वो भी जो उनके ऊपर एक दबाव था, एक खौफ था कि अफगान तालिबान या उनसे पीछे हट जाए या उनसे उनका सपोर्ट ख़त्म करे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो अब इस जंग में बराह रास्त वो उनके साथ शामिल हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है मुश्ताक साहब कि कलअदम TTP के लिए अफगानिस्तान एक फ्री जोन ही रहा है। वहाँ ना सिर्फ उन्हें पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों की इजाज़त मिलती रही है बल्कि सहूलत भी मिली है लिटरली, और अफगान तालिबान का TTP को सपोर्ट करना ये मजबूरी है उनकी, ये बेवकूफ़ी है, या ये भी हमारा तासुर गलत है कि ये अलग हैं? बहुत से तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि ये अफगान तालिबान हो या TTP हो, ये एक ही हैं। मुख्तलिफ वजूहात है। ये है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का जो रिश्ता है काफ़ी पुराना है। ये जो अफगानिस्तान में जंग पाकिस्तानी तालिबान ने इनका भरपूर साथ दिया था, और मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा खुदकुश हमलावर पाकिस्तान के थे। वो जाके वहाँ पे लड़ते थे और बैतुल्लाह मसूद से लेकर हकीमुल्लाह मसूद तक, फिर मौलाना फतुल्लाह तक, इन सारे लोगों ने अफगान तालिबान की बहुत मदद की है इस जंग में। तो एक तो पुराना रिश्ता है, एक उनका नज़रियाती जो है आहंगी है, एक दूसरी बात यह है कि अफगान तालिबान में कुछ हल्के ऐसे हैं कि अफगान पाकिस्तानी तालिबान के लिए हमदर्दी रखते हैं वो। और आपने देखा होगा कि चंद माह पहले जब अफगान तालिबान हुकूमत ने इनके ऊपर दबाव डाला तो पाकिस्तानी तालिबान ने गिले शिकवे किए और नज़्मों की शक्ल में किए। उन्होंने नज़्में लिखी और उन्होंने गिले किए कि अफगान तालिबान जो है अब वो जो पुराने इनके ताल्लुकात थे वो भूल गए हैं, हमारी कुर्बानियाँ भूल गए हैं, हमें जो है वो भी वो निकाल रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक तो कैपेसिटी है, वो नहीं चाहते कि, क्योंकि इनिशियली अफगान तालिबान ने कोशिश की थी कि ये मसला जो है किसी न किसी तरीके से हल हो जाए, लेकिन जब और इश्यूज ऐसे सामने आए कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए, तो फिर अफगान तालिबान को अंदाज़ा हो गया शायद कि ये उनके पास एक कार्ड है, ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है, तो अगर ये मसला वो इतनी आसानी के साथ हल कर लेते तो शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है फिर उनके पास कुछ नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जो है इन मामलात से सीखना चाहिए। एक तो 45 साल अफगानिस्तान में जंग हुई है, आखिर में दोबारा टेबल पे बैठ गए हैं, और मेरे ख्याल में ये जो अब यहाँ तक नौबत आई है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर था कि बातचीत के जरिए मसाइल हल करते। और एक बात है कि अफगान तालिबान ने कुर्बानियाँ दी है, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है ज़ार के उसूल में, लेकिन ये सब जानते हैं, अफगान तालिबान भी मानते हैं कि अगर पाकिस्तान ना होता, पाकिस्तान की ताउन ना होती, तो शायद ये जंग हम कभी ना जीत पाते। ये अपने पाकिस्तान से लड़ी है, हमारे ज़ख्मियों के इलाज वहाँ पे हुए हैं, हमारे ख़ानदान वहाँ पे थे, कतर में जो दोहा ऑफिस खोला है पाकिस्तान की ताउन से खोला है, जो ये मुज़ाकरात के लिए जाते थे मुख्तलिफ ममालिक में, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स से जाते थे। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग तो मानते हैं, लेकिन अभी मामला इतना ख़तरनाक हो चुका है कि शायद ये चीज़ें बहुत दूर तक रह गई हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, ये भी बताइएगा कि आप पाकिस्तान की अगर बात कर लें, जहां अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगने वाले सूबा जो हमारा AKP, उसमें सियासी मामलात अलग से ही चल रहे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ एक मौसर हिकमत अमली की इन्फोर्समेंट के लिए KP में सियासी इस्तेकाम की कितनी अहमियत है, ये बताइएगा। ये चूँकि आपको पता है कि फ्रंट लाइन सूबा है, और पहले हमारे सिर्फ जो कबाई इलाके थे वो अफगानिस्तान के साथ उनकी सरहद थी लंबी, अभी वो सारे 2018 तरमीम के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। मेरे ख्याल में इससे पहले जो गवर्नमेंट थी PTI की, और अब जो गवर्नमेंट है, इन्होंने वो तवज्जो नहीं दी इन कबाई इलाकों की तरफ कि जो इनको देनी चाहिए थी। और ये मेरे ख्याल में मरकज़ी हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी कि जो उन्होंने वादे किए थे 100 अरब रुपये सालाना जो कि वो तरक्की के लिए देंगे, पाटा की तरक्की के लिए देंगे, वो भी उन्होंने कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो मेरे ख्याल में ये सब की मुश्तरका जो जिम्मेदारी थी वो हमने उसको पूरी नहीं की। अब जो हम भुगत रहे हैं तो सिर्फ मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भुगत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना हमले होते हैं, बम धमाके होते हैं, लोगों की ज़िंदगी बहुत जीर्ण बन चुकी है। लेकिन इस जुर्म में हम सब शामिल हैं, जो भी हमारे बाकी
सूबे हैं, मरकजी हुकूमत है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। फाटा के सूरत हाल इस वक्त है, अगर तवज्जो देते, वहाँ पुलिस का निज़ाम मजबूत करते, वहाँ जुडिशरी का निज़ाम मजबूत करते, जो लोगों के मसाइल हैं डेली बेसिस पे वो हल करते, तो आज जो स्पेस उनको मिली है मिलिटेंट्स को वो शायद ना मिलती। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है PTI की, तो ये बेचारे तो डरते हैं। ये तो वो खुद कहते हैं कि ANP वाले जो है वो बयान देते थे और तालिबान के खिलाफ वो लड़ते थे, हुकूमत का साथ दे देते, तो उनका क्या हशर हुआ, तो हम क्यों जो है अपने आप को मरवाए। तो मेरे ख्याल में वो अगर चाहे भी तो उनको पता है कि ये खतरनाक लोग हैं, उनके पास असला है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब पुलिस वाले शहीद होते हैं, फौज के लोग शहीद होते हैं, तो ये लोग जनाजे में शिरकत के लिए नहीं जाते। ये बयान तो छोड़े कि उनके जनाजे में शिरकत नहीं करते, क्योंकि उनको खौफ है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मिलिटेंट्स या तालिबान उनके ऊपर भी हमले करेंगे। शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब। शुक्रिया। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं अभी। नहीं था मेरे। अच्छा जी, एक तरफ विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी तरफ हमारा टेस्ट मैच भी चल रहा है। हमारा जो टेस्ट होता है ना, तो हम उसको उर्दू में कहना चाहते हैं हमारा इम्तिहान है, तो ये इम्तिहान ही हो रहा होता है हमारा। जरा जो लोग वाकई क्रिकेट फैंस हैं वो तो देखते हैं, अदरवाइज तो इम्तिहान ही लगता है टेस्ट मैच। टेस्ट इज टू मच। वैसे मैंने कल किसी एक गैदरी में कह दिया, मैंने देखा है आधा दिन, क्योंकि अब्बू ने देखा। आपको पता है मेरे घर तो मतलब क्रिकेट चल रहा हो तो वो तो लगा ही होता है। कहने का मतलब है कि कल कुछ लोगों में बैठे हुए मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि भाई T20 तक ही ठीक है या मैक्सिमम ODI, व्हाट इज दिस टेस्ट, पीपल गेट ऑफेंडेड, सो आई हैव लर्नड नॉट टू से एनीथिंग। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी इनिंग में 350 रन बना लिए हैं और 5 खिलाड़ी आउट हैं। और कोई दिखा रहे हैं हम क्या? अच्छा जी, चलें दिखा भी देंगे। और उधर हमने चूंकि ICC विमेन वर्ल्ड कप भी, पहले लड़कों को देख लें हम। हमारे ओपनर्स ने बेहतरीन स्टार्ट दिया है और इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, हाउ डू यू सी इट सो फार, जो परफॉर्मेंसेस हमारे सामने आई हैं? परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, काफी अर्से के बाद टेस्ट मैच हो रहा है, अराउंड 9 मंथ के बाद हो रहा है, और तो ओपनर्स चेंज हुए हैं। लास्ट 4 टेस्ट मैचेस में नहीं थे। शान मसूद ओपन कर रहे थे हुरैरा के साथ और साइम अय्यूब कर रहे थे, तो यहाँ पे सडनली चेंज हो गया बहुत ज्यादा। 3 ओपनर्स खेल रहे हैं, 2 खेलने चाहिए, मेरे अपना ये मानना है, 2 खेलने चाहिए थे और शान मसूद ओपन करते और कामरान गुलाम जिनको हम लेके आए थे और बाबर आजम को रिप्लेस किया था, उनको टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था प्लेइंग 11 का। और एक फास्ट बॉलर लगता है ऐसा है कि ज्यादा खेल रहा है। अदरवाइज स्टार्ट अच्छा, मतलब इमाम उल हक 93 किए और शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की, यूटिलाइज किया, क्योंकि जब नई टीम आती है, स्पिनर्स आते हैं, तो वो सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि वो लेंथ क्या होनी चाहिए, लाइन क्या होनी चाहिए, तो उसमें काफी प्रॉब्लम हुई, जिसमें हमारी 161 की अच्छी पार्टनरशिप हुई है। बीच में आउट हुए, सबने देख लिया आउट हो गए, लेकिन ये जो 2 खेल रहे हैं अपने सलमान आगा और रिजवान, ये स्पिनर्स पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं, मैनेज करते हैं, टेक्निकल बेहतर है जितने भी खेल रहे थे, जितने रन किए या नहीं किए। अच्छा, दोनों सलमान आगा जी के भी 80 रन है नॉट आउट, मोहम्मद रिजवान 73 रन नो आउट और सलमान आगा की स्ट्राइक रेट है 72। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सलमान परफॉर्मेंस? नहीं, वो तो बहुत अच्छी रही है। टेस्ट मैच तो ODI में तो बहुत अच्छा खेलते हुए आए, चेजिंग हो या टेस्ट मैच की पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग हो, अंडर प्रेशर हो, वो गेम को लेके चले जाते हैं। अभी तो रिजवान के साथ खेल रहे हैं, ये टेल के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर नोमान आ जाएंगे या शाहीन आ जाएंगे या कोई भी टेल आ जाएगी ना, उनके साथ भी अच्छा खेलते हैं और ये रन बॉल ही जाते हैं मोस्टली। अगर आप देखें, इनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं, डाउन द विकेट चले जाते हैं, अपने कदमों का इस्तेमाल करते हैं, फ्रंट फुट बैक फुट पे चले जाते हैं। बाकी पिछले जो आउट हुए ना, वो कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट पे, वो वापस नहीं जाना सीखते, वो वापस नहीं जाएंगे तो वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन रिजवान और ये बहुत अच्छा स्पिनर्स को टैकल कर रहे हैं। स्वीप अच्छी है दोनों की, बैट स्विंग अच्छी है, स्वीप अगर प्रॉब्लम होती है, तब फिर कोई इंप्रेसिव स्कोर बनाने में नाकाम रहे हैं। हाँ, वही फ्रंट फुट पे कमिट हो गए थे। देखिए, देखा होगा क्रॉस गिरे, बैलेंस आउट हुआ और बॉल पैड पे आके लग गई। वही बॉल देखिए बहुत काफी दूर थी, उसी को बैक फुट पे आके मैनेज किया जा सकता था, यही प्रॉब्लम है। लेकिन कल लगा जिस तरह से स्टार्ट किया था, बेहतर खेल रहे थे, वो लग रहा था रन करना चाह रहे हैं और बैट पे बॉल प्रॉपर्ली आ रही थी।
वो 1-2 बॉल जो हुई है ऑफ स्पिनर पे स्ट्रगल किया है उन्होंने, पहली दफा नहीं हुआ। लेफ्ट स्पिनर्स पे करते हैं वो, ये कमिट हो जाते हैं, या तो पैड्स पे आके लगेगी बॉल या शॉर्ट लेग पे लग जाएगी, क्योंकि बहुत आगे चले जाते हैं ऐसी बॉल पे जो थोड़ी सी लेंथ में पीछे होती है। तो इसमें पता नहीं कौन काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं तो फिर जरा अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी बता दें राशिद भाई, क्या कहेंगे? मतलब 2 रन बनाए आउट, LBW हो गया। अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल से सिलेक्शन गलत थी ना, जैसे आपने 4 टेस्ट में पीछे 2 टेस्ट में तो खिलाया ही नहीं था ना, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं आ रही थी, अचानक से वो टीम में आ गए, इसीलिए अकोमोडेट किया जाता है। अगर हम ओडीआई की टीम T20 की टीम देखते हैं तो भरमार है ओपनर्स की, 5 ओपनर्स खेल रहे होते हैं, यहाँ पे 3 ये आ गए, तो 8 ओपनर्स तो आपके तकरीबन 10-11 प्लेयर में 8 ओपनर्स खेल रहे हैं, तो सिलेक्शन गलत है ना ये तो। ये हमें बचपन से शौक है ना, हम जब क्लास 2 में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो हर बच्चे ने ओपन आना होता है। वो वही है, हम लोग की क्लास ले रहे हैं। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, हम आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह।